करेंगे क्लास एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या उतना डर अभी भी है या खत्म हो गया। सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट इन द राइट वे। आज हम जो करने वाले हैं उसके अंदर नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे उनको सिंप्लीफाई करके याद किया जा सकता है। क्रैमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लॉजिकल तरीके से चलेंगे। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आई ट्राई कि मैं कुछ शॉर्ट्स बना दूं ताकि आप उसको देखो और उसे आप इजीली समझ जाओ कि मुझे किस तरीके से प्लान करना है। डन। और मैं 2 से 3 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल चैप्टर से वो मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको उसका आइडिया मिल सके। और आई शेयर वन PDF विद यू जो मैंने अपनी क्लास में ऑफलाइन टेस्ट किया था। उसके अंदर कंपेरेटिवली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थियरी, प्रैक्टिकल, इंक्लूजन नॉट इंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसकी डिस्कशन टेस्ट की इफ यू वांट आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरा टेस्ट डिस्कस कर सकता हूँ वीडियो में, बट वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। गॉट इट। उसमें से न्यूमेरिकल्स मैं अभी करा दूँगा, जो थियरी और इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाला सेक्शन है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में जब भी बात आती है तो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आते हैं। ये 3 वो वाले फॉर्मूलाज नहीं है, वो तो बेसिक इक्वेशंस हैं जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। क्या थी वो इक्वेशंस? फर्स्ट, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल्स टू एफसी, और नेशनल माइनस एनएफआईए इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक। तो इन्हीं की मिरर इमेज कैसे बनती है? ये तीनों इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। एज सिंपल एज पॉसिबल। गॉट इट। ये तो 3 बेसिक इक्वेशंस है जिसका इन फॉर्मूला से अभी ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बट सपोजिटली आपको बाद में कुछ और निकालने के लिए कहा जाएगा तो पहले फॉर्मूला ये लगता है, उसके बाद हम इनको यूज करके बाकी सारे एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट। तो नेशनल इनकम के 3 फॉर्मूलाज 3 पर्टिकुलर फेजेस को शो करते हैं सर्कुलर फ्लो के। क्या क्या थे? एक आता है प्रोडक्शन फेज, फिर आता है आपका इनकम फेज, एंड देन कम्स योर एक्सपेंडिचर फेज। ये आपके 3 नेशनल इनकम के मेथड्स के नाम। प्रोडक्शन फेज से हमें वैल्यू मिलती है जीडीपी एट एमपी की, याद रखना। अभी हम जब करेंगे तो जितना फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे उसके बाद हमें फाइनल वैल्यू किसकी मिलती है? जीडीपी एट एमपी की। देन कम्स एक्सपेंडिचर मेथड, इससे भी आपको किसकी वैल्यू मिलती है? जीडीपी एट एमपी। क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, 2 मेथड से आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगी। बट इनकम मेथड कहता है एनडीपी एट एमपी। बस ये थोड़ा सा अलग है। क्यों ऐसे आता है? इनकम मेथड डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम का क्या नाम था? एनडीपी एट एमपी। सो बेसिकली इनकम मेथड से जो कैलकुलेशन मिलती है वो किस चीज की मिलती है? एनडीपी एट एमपी। अगर मैं अपनी इंपॉर्टेंस की सीक्वेंस में रखूं तो सबसे इजी इंपॉर्टेंट ये, सेकंड इजी इंपॉर्टेंट ये, थर्ड इजी इंपॉर्टेंट ये। बट ये दोनों मेथड्स मिक्स होके भी आ जाते हैं, ये इनके साथ मिक्स नहीं होता, ये अपना सेपरेट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अभी रिसेंट ट्रेंड्स में मैंने क्या देखा है, ज्यादातर स्कूल्स में या कॉलेज का एग्जाम्स में बोर्ड में वो क्या करते हैं, आपको 5 मार्क का जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल पूरा ना देकर 3 मार्क का न्यूमेरिकल और 2 नंबर की थियरी दे देते हैं, उसके अलावा थियरी का एक अलग क्वेश्चन और देंगे, विच मीन्स इन दोनों की वेटेज अब कम होती जा रही है। बट किस्मत की बात है, कभी भी इनसे क्वेश्चन आता है तो ये ज्यादातर स्ट्रेट 5 मार्क का आता है जो दोनों को मिक्स करके देखते हैं। ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास में फर्स्ट इनकम मेथड से स्टार्ट करेंगे जिसका वैल्यूएशन विल गिव यू इनकम डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड से इनिशिएट करते हैं जिससे हमें मिलेगी बेटा एनडीपी एट एफसी की वैल्यू। तो फॉर्मूलास आपको एक स्पेसिफिक एग्रीगेट देगा 8 में से, उस एक एग्रीगेट के बेसिस पे वो 3 इक्वेशंस यूज करके हम क्या निकालते हैं? बाकी के 7 एग्रीगेट्स। डरो मत, पेपर में 7 के 7 नहीं आते, 1 या 2 पूछते हैं तो आपको निकाल सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद है आपको? क्या क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उन 4 फैक्टर्स की 4 फैक्टर इनकम क्या थी? क्या आई? क्या क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना? तो अगर मैं आपको कहूं कि कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है इनकम मेथड से, कि कमाई जो जो हुई उसको ऐड कर दो, तो कंट्री में कमाई के 4 ही सोर्सेज है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना? तो हम इन्हीं चारों को क्या करते हैं? ऐड अप करते हैं।
तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आता है COE। COE का मतलब होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में जितनी भी कमाई है, गिफ्ट है, बोनस है, HRA है, आपको रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, ये सब चीज़ आपकी है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक बांटा बेटा हमने वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा क्या, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, नहीं एम्प्लॉयर। वेजेस एंड सैलरीज में दो आते हैं, कैश में चला जाए या काइंड में चला जाए। तो पूरी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल का एक रूल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेजर हेड एंड माइनर हेड। ये प्रायोरिटी है, मतलब फर्स्ट इसको सेकंड इसको। इसका मतलब ये हुआ कभी भी आपको मेजर हेड दे रखा और उसके साथ माइनर हेड दे रखे, माइनर को मारो बोली, हम सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, मेजर हेड। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को किस किस तरीके से कंपेंसेशन मिलता है। कंपेंसेशन का मतलब रीइंबर्समेंट नहीं होता, मतलब अगर मैं बिजनेस की तरफ से कोई खर्चा करूं और बिजनेस मुझे उसके पैसे वापस दे दे, वो मेरे लिए कंपेंसेशन नहीं है। वो तो सिर्फ क्या है कि तुम्हारा खर्चा मैंने पॉकेट से किया था, तुमने वो पैसे वापस दे दिए, वो नेशनल इनकम में नहीं आता, याद रखना। अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है, मैंने अपनी सर्विसेज दी और उसके बदले आपने पेमेंट दी, उसे क्या बोला हमने, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो दो तरीके से आते हैं, या तो वो सारा पैसा मुझे कैश में देता है मेरी सैलरी की फॉर्म में। अब इसमें क्या क्या आते हैं, बोनस भी आएगा, आपकी सैलरी भी आएगी, बेसिक पे आएगी, हाउस रेंट अलाउंस आएगा, या इस टाइप के सारे अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंस का मतलब होता है तुम खर्चा कर लो, पैसे हम दे देंगे। जैसे मेरी जॉब लगी मुंबई में, यहाँ से मुंबई में जाके रहूंगा तो मुझे रेंट देना पड़ेगा घर का। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो अपने खुद के बने हुए घरों में मुझे रुकवा ले लेकिन मुझसे रेंट ना ले, तो वो मेरा कैश नहीं है, वो काइंड है, उन्होंने मुझे काइंड में दे दिया, मतलब रेंट फ्री दे दिया। दूसरा वो कहीं अपने आप घर ढूंढ ले, हम रेंट पे कर देंगे, वो मेरी सर्विस के बदले में जो रेंट है वो मेरा कैश में जाता है। ठीक, तो बोनस, सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस या इस टाइप के अलाउंसेस। काइंड का मतलब क्या है, रेंट फ्री हाउस दे दिया, एजुकेशन आपके बच्चों को करा दी, आपका फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया, ये सब आपके इसमें आते हैं। आपका या आपके परिवार का किसी का भी कोई भी काम आपका एम्प्लॉयर फ्री में करा रहा है, वो सब किसमें जाते हैं, काइंड में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसका यही टफ है, क्या टफ है, अगर आपको इसकी जगह पे एम्प्लॉय का दिया हुआ होता तो एम्प्लॉय वाले को इग्नोर करते, उसे कंसीडर नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ, ये है क्या, एसएससी। देखो, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी तो मुझे उस टाइम पे सिक्योरिटी चाहिए, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। तो उस केस में उसमें जो पैसा मेरा एम्प्लॉयर जमा करवा रहा है हम वो काउंट करते हैं, एम्प्लॉय का काउंट नहीं करते, क्योंकि एम्प्लॉय क्या करता है, पैसा आ गया अब जमा कराएगा, वो पैसा आ गया तो ऊपर काउंट हो चुका, आप यहाँ पे दोबारा करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए एम्प्लॉय का दे रखा है कैंसिल, इग्नोर, एम्प्लॉयर का दे रखा है तो ऐड कर दो। क्लियर। नेक्स्ट आता है इनका सेकंड एलिमेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का एक और नाम बनता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, अब इसके अंदर चार पार्ट्स करते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये चार एलिमेंट्स इसमें कंसीडर होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब बेटा रेंट दोनों तरीके का काउंट होता है, चाहे आपका एक्सप्लिसिट रेंट हो चाहे इम्प्लिसिट रेंट हो। मतलब अगर मैं खुद के घर में भी रह रहा हूँ तो उसका इम्प्यूटेड वैल्यू काउंट होती है ताकि कंट्री के अंदर एक एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम कंसीडर हो सके। रॉयल्टी का मतलब होता है आपको इंटेंजिबल एसेट या कोई एक्सट्रैक्शन बेस्ड एसेट्स को यूज करते हो तो उसके लिए जो आप रेंट पे करो। इंटरेस्ट, अगर लोन प्रोडक्शन पर्पस से लिया गया, इसे एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, कीजिए सुनो ध्यान से, अगर लोन प्रोडक्शन पर्पस से लिया गया है तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन अगर लोन कंजम्पशन पर्पस से लिया गया है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको शॉर्ट्स में कराऊंगा एक ब्रीफ तरीके से। फिलहाल अभी देखते हैं लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए। प्रोडक्शन के लिए कौन लेता है, दो एक ही बंदा, कौन, फर्म्स। अगर वो लोन जनरल गवर्नमेंट ने लिया है या हाउस होल्ड्स ने लिया है, वो हमेशा कंजम्पशन का होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ एज ए हाउस होल्ड मैंने एक होम लोन लिया, कार लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, तो मेरा वो दिया हुआ इंटरेस्ट बैंक को नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, याद रखना।
बट अगर मैं एज अ फर्म बैंक से लोन लेता हूँ और उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, नहीं भी लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ ये लिखा हुआ है फर्म ने बैंक से लोन लिया, वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्म क्या करती है, उस लोन को प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगी, कंजम्पशन में नहीं लगाती। ठीक है, ऐसे जनरल गवर्नमेंट जब भी लोन देती है उसमें इंटरेस्ट जो देती है उसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। न्यूमेरिकल्स में बहुत बारी आता है ये, इग्नोर, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, लास्ट आता है प्रॉफिट, वेरी क्रूशियल। अब प्रॉफिट का क्या मतलब है? से मैंने 100 रुपये कमाए एज अ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इस 100 रुपये के 3 हिस्से बनेंगे। सबसे पहले इस पे जाएगा इनकम टैक्स, सिर्फ 30 रुपये का इनकम टैक्स चला गया 70 रुपये में। अब 70 रुपये में से हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत डिविडेंड दे देंगे ओनर को से 40 रुपये के, और बाकी के हमने क्या कर लिए, रिटेन कर लिए, रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में 30 रुपये। तो 100 रुपये के 3 हिस्से बन गए, 1 2 3। ये प्रॉफिट के 3 हिस्से बनते हैं। क्या क्या? एक बना बेटा डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। कौन सा है ये? डायरेक्ट। सेकेंड आता है डिविडेंड, और थर्ड क्या आता है, रिटेन अर्निंग्स। तो आप ये मत सोचो कि आपको टैक्स नेशनल इनकम में काउंट करना है। टैक्स क्या होता है, ट्रांसफर इनकम या फैक्टर इनकम? देखो मैं अपनी क्लास में जब कराता हूँ वहाँ पे ये इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन होती है, बट स्टिल अभी के लिए आप जनरल समझते हैं कि हर तरीके का टैक्स, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इट इज ऑलवेज ऑन ट्रांसफर इनकम। क्यों? आपकी दी हुई टैक्स के बदले गवर्नमेंट आपको कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं देती, विच मीन्स गवर्नमेंट के लिए क्या बनता है, ट्रांसफर इनकम बनता है। अगर आपने किसी चीज की पेमेंट की और उसके बदले गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट सर्विस दे रही है, वो फैक्टर इनकम है गवर्नमेंट की। अदरवाइज ये क्या बनती है, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम तो नेशनल इनकम में आती ही नहीं, अग्री, बिल्कुल अग्री करते हैं। बट कॉर्पोरेट टैक्स सेपरेटली काउंट नहीं हो रहा। हम कॉर्पोरेट टैक्स को सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम इनसे वापस आके किसको कैलकुलेट कर लें, प्रॉफिट। इसका मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि प्रॉफिट भी कर लिया और कॉर्पोरेट टैक्स भी कर लिया, उस केस में वो ट्रांसफर इनकम में नॉट काउंटेड। बट अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके 40 + 30 + 30 करके वापस ऊपर आ रहा हूँ उस मोटी मोटी इनकम को पकड़ने के लिए, तो हम उस केस में कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड बैक करते हैं इसमें। दे रहे हैं यहाँ तक? एक चीज और, अभी रिसेंटली पेपर्स में क्या देखा गया है, आपको आता है प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, ये लिखा आता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, नेट का मतलब हमेशा याद रखो सब्ट्रैक्शन होता है। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस कर दिया। तो मुझे कमेंट में आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है। अगर मैंने इस न्यूमेरिकल में जिसमें 100 का प्रॉफिट था, 30 का आपने टैक्स दे दिया, 70 रुपये बचे जो आपने 40 रुपीज डिविडेंड में दे दिए और 30 रुपीज रिटेन अर्निंग्स में दे दिए, तो प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा, 100, 30, 70, 40 या 30? ठीक है, राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट। और फिर देखते हैं कि किसको कितना समझ आया। अगर मुझे ऐसी सिचुएशन दे रखी है तो हम प्रॉफिट कैसे निकालें, उस केस में उसने सिर्फ क्या किया, प्रॉफिट से कॉर्पोरेट टैक्स निकाला, तो हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड बैक कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स उसमें ऐड होगा। थर्ड आता है, अब ये सब तो हो गए, अभी भी कुछ टाइप ऑफ इनकम बच जाती है जो नेशनल इनकम में काउंट होनी चाहिए थी बट हो नहीं पाई, उसे हम किस में क्लब कर देते हैं, मिक्स इनकम। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ऐसी सिचुएशन में हर तरीके की इनकम को ऐड करना जरूरी है। जहां पर ये ऐड होगी, ये सब ऐड होगी। बट एक बार्बर का एग्जांपल लेते हैं, हमारे नुक्कड़ पे गली मोहल्ले में एक नाई की दुकान है या एक कोबलर की दुकान है या किसी भी छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की दुकान है। उनकी इनकम ना सैलरी की फॉर्म है, ना रेंट है, ना रॉयल्टी है, ना इंटरेस्ट है, ना प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो सकता है कितनी सेल की माइनस कितना खर्चा किया, प्रॉफिट आ गया। बट उनकी केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं नेशनल इनकम में काउंट में। तो हम उन सबको किस में क्लब कर देते हैं, मिक्स इनकम में। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या बनता है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम मेथड। अब पेपर में न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो न्यूमेरिकल आता है जहां पे आपको सीओई की वैल्यू दे रखी होती है, पुट करो। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट 4 की वैल्यू दे रखी होती है, ऐड करो। और फिर मिक्स इनकम दे रखा होता है, ऐड करो। सबका सम करके किसकी वैल्यू मिल गई, एनडीपी एट एफसी। ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने तो एनएफआई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। विल डू सम न्यूमेरिकल्स, वहां से देखेंगे। क्या यहां तक समझ आया? इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नेशनल इनकम की हो नहीं सकती। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम मेथड। होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ आया। प्राइम फॉर्मूला विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसके 3 4 सब पार्ट्स, दिस एंड दिस,
प्रॉफिट के ये 3 सब पार्ट्स और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के ये 3 सब पार्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट इनकम मेथड। होपफुली क्लियर है। एक मुझे यहाँ पे छोटा सा हिंट आपको दे दूं, इन केस न्यूमेरिकल के टाइम पर आपको कुछ आइटम्स मिसिंग होती है, जैसे मिक्स इनकम और रॉयल्टी 80% क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, आप 2 आइटम्स को 0-0 कर सकते हैं बट 2 से ज़्यादा नहीं। लेकिन कभी एक्सेप्शन हो और कोई तरीका लग ही नहीं रहा है तो कर भी सकते हैं। अदरवाइज रॉयल्टी और मिक्स इनकम ज़्यादातर केसेस में 0 अज्यूम करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अपने असम्पशन लिख दो, since these values are not there in the question, I am assuming it to be 0 and solving the question based on that assumption. Okay, so based on this आपका इनकम मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड करते हैं which is एक्सपेंडिचर मेथड। फिर पहले दोनों मेथड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड मेथड जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कैलकुलेशन पे मिलता है जीडीपी एट एमपी। याद रखना, हमने ऊपर लिखा है ना एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी मिलता है। जैसे इसके अंदर हमने कंट्री के अंदर होने वाली चारों इनकम को चेक किया, देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस होते हैं, रेंट रॉयल्टी और रेंट सेम नेचर के होते हैं, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो चारों इनकम कवर होगी। ऐसे इसका भी हम करते हैं, क्या करते हैं, 4 सेक्टर्स कौन से होते हैं खर्च करने वाले, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। यहाँ पे भी तो उनके खर्चे क्या होते हैं, हाउसहोल्ड्स किस पे खर्च करती हैं, कंजम्पशन पे, फर्म्स किस पे खर्च करती हैं, इन्वेस्टमेंट पे। बेटा याद रखना इन्वेस्टमेंट 2 नेचर की होती है, करंट मतलब चेंज इन स्टॉक वाली और फिक्स्ड, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट खर्चा करती है 2 पार्ट्स पे, या तो अपनी कंजम्पशन पे करती है, कौन सी वाली गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, या फिर वो भी इन्वेस्टमेंट पे करती है, जैसे ब्रिज बना दिया, डैम बना दी एंड सो ऑन। और लास्ट फॉरेन सेक्टर करता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारे 4 खर्चे बनते हैं, इन्हीं चारों खर्चों से फॉर्मूला बनेगा। कैसे, फर्स्ट पार्ट पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्स्ट पार्ट होगा जो हाउसहोल्ड्स का था, फाइनल गुड्स पे होगा और कौन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर। इसके सब पार्ट्स नहीं बनते, एक क्वेश्चन में है जिसमें एनजीओ सर्विंग हाउसहोल्ड्स और पर्सनल कंजम्पशन है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंजम्पशन वाला एक्सपेंडिचर हो गया। थर्ड आता है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सपोज करो पेपर में आपको नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, नेट इंपोर्ट्स 10, तो मैं नेट एक्सपोर्ट्स के लिए फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट्स ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं करोगे। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालोगे, माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट्स, तो जो भी नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं आप उसके आगे क्या लगा दो, माइनस, मतलब माइनस 10। समझ आया, क्योंकि मैंने आपको समझाया था नेट का मतलब डिफरेंस, एक्सपोर्ट्स का मतलब वो आगे होगा, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर उसने नेट इंपोर्ट कर दिया तो फॉर्मूला रिवर्स कर दिया उसने, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, बट हमें तो फॉर्मूले में ये चाहिए, तो आप उसका नेगेटिव फॉर्मूला लेके सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट्स भी होगी। अब क्या बचा, इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमिक्स की टर्म्स में दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखना, क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कि मेरी कंट्री के अंदर ऑन एन एवरेज मोटा मोटा ऊपर से नेट वैल्यू नहीं, ग्रोस वैल्यू कितनी है डोमेस्टिकली इन्वेस्ट होने वाले पैसे की, तो खाली ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सब इसी के नाम है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके चारों लिख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का मतलब आप सिर्फ ये देखो कि कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट होना मैंडेटरी है, डोमेस्टिक हो या ना हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, और ग्रोस होना जरूरी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था, 2 होती है, एक होती है करंट और एक होती है फिक्स्ड। तो ये जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये यहाँ पे बनती है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो एफ होना चाहिए इसमें काउंट होने के लिए। तो अगर सपोज आपको जीसीएफ लिखा हुआ है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, अब क्या मानोगे उसको, ऊपर वाला या फिक्स वाला, ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा ऊपर वाला माना जाता है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है बेटा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, कि आपने इन्वेंटरी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक, मतलब
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस कभी कभी इसमें क्या होता है बेटा, एडिशन टू स्टॉक दे देते हैं, उसका भी सेम मतलब यही है। लेकिन अगर आपको रिडक्शन टू स्टॉक दे दिया तो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ये सब इसी के नाम है। तो खाली इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आए, चेंज इन स्टॉक आए, क्लोजिंग और ओपनिंग दे रखे हैं तो फॉर्मूला, एडिशन टू स्टॉक आए तो एज इट इज, रिडक्शन टू स्टॉक आए तो उसके आगे एक और माइनस लगा दो, ये आपका चेंज इन स्टॉक बनता है। ठीक, तो जीडीसीएफ के दो पार्ट्स, एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एक जीएफसीएफ। इसको सोल्व ऐसे कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। अब एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या देखो, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट होता है, यहाँ पे भी ये चीज है। ये क्या बेटा, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसका एक और सब पार्ट क्या बनता है, एनएफसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन। तो कभी कभी अगर आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाए तो उसमें प्लस डेप्रिसिएशन करके अपना सोल्व करो। और इनको छोड़ो, सिर्फ इसी की बात करते हैं। ये आपको एनडीसीएफ में दे दे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सब पार्ट्स छोड़ दो, अगर सिर्फ ये मिला हुआ है तो इसमें भी क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा न्यूमेरिकल का, उसमें क्या है, जीडीपी एट एमपी की जगह एनडीपी एट एमपी निकालना है और आपको यहाँ पे एनडीसीएफ दे रखा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, डेप्रिसिएशन कहीं दे रखा क्वेश्चन में। ऐसी सिचुएशन में डेप्रिसिएशन को जीरो जीरो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम डीईपी लिख लेते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं अभी के लिए, और मैं जीडीपी का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं अपना पूरा सोल्व करके जीडीपी की एमपी की वैल्यू सपोज करते हैं 1000 प्लस डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ। ठीक है, ये इसका एक ग्रोस की, जब मैं उससे नेट पे जाऊंगा तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, वो प्लस और वो माइनस डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगा। मैं भी करके दिखाता हूँ, देन होपफुली क्लियर है। ये एक्सपेंडिचर मेथड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जिसके सारे सब पार्ट्स ये होते हैं। होपफुली ये क्लियर है। एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेट्स सी आपको कितना समझ आया और आप उसे कितना कर पाएंगे। तो आई एम अटैचिंग द पीडीएफ इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, काइंडली उसको खोल के वहां से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करना। एक बार आप अपनी नोटबुक में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस पेज विद मी, दिस इज दैट टेस्ट जो मैंने क्लास में कराया था। उसके अलावा इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, जो ना आए आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको क्लास में डिस्कस करा दूंगा। फॉर नाउ मैं 14th, 15th और 16th क्वेश्चंस कराऊंगा, बट 14th क्वेश्चन क्योंकि आउटपुट मेथड से पर्टेन करता है तो उसको भी होल्ड करते हैं। फर्स्ट वी आर डूइंग द 16th क्वेश्चन। ठीक है, सो आई एम डूइंग 16th क्वेश्चन ओवर द बोर्ड। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले 16th क्वेश्चन की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन करते हैं, आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी फ्रॉम इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। अगर मैं इनकम मेथड से भी इनिशिएट करना चाहूँ तो इनकम मेथड से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, एनडीपी एट एफसी, जिसके तीन सब पार्ट सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्सिंग। तो एक एक करके पिक करेंगे। देखो क्या आपको क्वेश्चन में सीओई गिवन है, बिल्कुल गिवन है, लास्ट पार्ट 800 ऐड किया प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के मतलब चार पार्ट्स, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। चेक करो, रेंट गिवन है 250, रॉयल्टी गिवन है आपको नथिंग, तो हम इस रॉयल्टी को जीरो जूम करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे रॉयल्टी को जीरो मान लेंगे। फिर इंटरेस्ट देखो बेटा गिवन है आपको 150, देन प्रॉफिट भी आपको गिवन है 400। बट मिक्सिंग कम चेक कीजिए, मिक्सिंग कम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मिक्सिंग कम को भी क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं फॉर द टाइम। तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलती है 1050, 1100, 1200 एंड 1600। ये क्या हो गया, एनडीपी एट एफसी। बट हमें क्या निकालना है बेटा, जी एन पी एट एफसी, हमारे पास वैल्यू है एनडीपी एट एफसी। मैंने आपको बताया था कि इन मेथड से जिसकी वैल्यू निकलती है वहां तक तो आपको ये यूज करना है, उसके बाद बाकी सारे एग्रीगेट्स को हम इनसे सॉल्व करेंगे एलिमेंट वाइज देखना है। जिसको निकालना होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड, जो गिवन होता है उसको हमेशा राइट साइड, एलिमेंट वाइज चलेंगे। ये नेट है, ये ग्रोस है, मुझे नेट से ग्रोस पे जाना है तो नेट में ही प्लस माइनस होगा, याद रखना। ठीक है, अब नेट इधर है, मेरा नेट ये था, तो इसमें प्लस माइनस करूंगा तो माइनस डेप्रिसिएशन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक में ही प्लस माइनस करेंगे, डोमेस्टिक में प्लस किया तो एनएफआई है, और एफसी और एफसी सेम है तो नो चेंज इज रिक्वायर्ड। पुट करेंगे बेटा एनडीपी एट एफसी को 1600 प्लस, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देखो बेटा, सेकंड एलिमेंट दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल,
जो हमारा डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है। आई बी शेयरिंग वन मोर शॉर्ट्स विद यू, जिसके अंदर में पूरी नेशनल इनकम के जो ऑल्टरनेटिव नेम्स है उस पर एक चार्ट बनाऊंगा, आप उसको वहां से रेफर कर सकते हो, उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। वो शॉर्ट इसलिए बनाऊंगा कि आप पेपर से जस्ट पहले ही रिवाइज करना चाहते हो कि किसका क्या नाम बनता है, आप उसको फटाफट से देखो और आपका काम हो जाएगा, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट मिनट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, वो वीडियो बेस्ट शॉर्ट्स बेस्ट रहेगा। तो डेप्रिसिएशन 60, लास्ट इज एनएफआई, सो एनएफआई गिवन इज -10, वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, ये कितना बनता है बेटा 1650 करोड़ और रुपीस, ठीक है। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आएंगे, अब हमें निकालना है ये हमारा इनकम मेथड से होगा, है। सेकंड करते हैं बेटा एक्सपेंडिचर मेथड से, अलग अलग करना पेपर में। जीडीपी एट एमपी क्या होते हैं, पीएफसीई, जीएफसीई, देन आता है आपका जीडीसीएफ और फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे पीछे कैसे मिक्सअप करके लिख लो, इट शुड बी देयर, ठीक है। अब एक एक करके करते चेक करो, आपको पीएफसी दे रखा है कितना गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट 1000, जीएफसी दे रखा है 500, लास्ट 400। देन अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, आपको बेटा एनडीसीएफ दे रखे हैं 200, ये क्या है जीडीसीएफ, तो इस पे स्टार लगाएंगे, नीचे अलग से कर लेते हैं। जीडीसीएफ की जगह आपको एनडीसीएफ दे रखा है, मैंने आपको भी समझाया नेट से ग्रोस पर जाना है, नेट से ग्रोस पे जाऊंगा तो इसको उधर ले लो, प्लस डेप्रिसिएशन। अब देखो एनडीसीएफ कितना दे रखा है, इट इज 200 प्लस डेप्रिसिएशन हमने ऊपर यूज किया था, दिस वाज 60, तो 260 आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे पुट कर सकते हो, करके दिखाना बेटा, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, या ध्यान से करना। लास्ट आपको नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में -20, कोई बात नहीं, वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर। सॉल्व करते हैं, 1500 1760 और 20 माइनस किया तो 1740 करोड़। देन अब जीडीपी एट एमपी आ गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, वी हैव जीडीपी एट एमपी। सॉल्व करेंगे, ग्रोस और ग्रोस से डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो माइनस एनएफआई उधर जाके प्लस, एमपी से एफसी जाने का माइनस एनआईटी, एमपी से एफसी जाने का एमपी में ही चेंज होगा, क्या हो रहा है माइनस एनआईटी। पुट करते हैं जीडीपी एट एमपी 1740, एनएफआई ने ऊपर पिक किया था -10, और एनआईटी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है 80 का, तो 90 माइनस करा है इसमें से, फाइनल आंसर विल बी 1650 करोड़। ये सेल्फ इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दोनों मेथड से आंसर 100% सेम आएगा। अगर आपका गलत आ रहा है तो चेक योर कैलकुलेशन, देन चेक द फॉर्मूला, तब भी नहीं आ रहा बट उनको अलग मत छोड़ना कभी भी। ऑनेस्टली मतलब ये ट्रिक है, चल जाएगी तो चल भी जाएगी, नहीं चलेगी तो पकड़े जाओगे, बट कभी भी अलग अलग मत छोड़ना, ऑलवेज इक्वेट है, ठीक है। इक्वेट करने का मतलब रिवर्स कैलकुलेशन कर लो कि मेरा आंसर 1650 आना चाहिए, 20 रुपए का गैप आ रहा है, चेक करो कहाँ 20 रुपीज की वैल्यू दे देती थी, हो सकता है ये वाला तुमने गलत पिक कर लिया हो, बट अगर डबल होता है, जैसे सपोज तुम्हारा 40 का गैप आ रहा है, उसका हाफ चेक करो, ठीक है 20, तो 20 को चेक करो कहाँ पे आ रही है वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का जब डिफरेंस आता है, जैसे आपने यहाँ पे -20 की जगह +20 कर दिया होता तो डबल हो जाता है, तो 40 का गैप आता है ना कि 20 का, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट 16th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम 15th, वो करते हैं यहाँ पे करता हूँ मैं, दिस इज 15th क्वेश्चन ऑफ द सेम पीडीएफ। इट सेज एक वीडियो और करेंगे, बस लास्ट होगी वो मेरे एंड पे, थोड़ी छोटी बना दूंगा, जिसके अंदर हम आउटपुट मेथड करेंगे। फॉर द टाइम पे 2 मेथड्स डन है, मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप कर लो ताकि आपको उसकी श्योरिटी हो जाए, ठीक है। 15th क्वेश्चन कहता है जीडीपी एट एफसी निकालो और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अगर मैं एलिमेंट्स देखूं, अब इसमें देखो आपको मेथड नहीं दे रखा, इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा लगाना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है आप इसमें ये चेक करो एलिमेंट्स किसके सबसे ज्यादा दे रखे हैं। देखो आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, रेंट है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डन। फिर से 2 चीजें मिसिंग है, कौन सी 2 चीजें मिसिंग है जब बार बार बोल रहे थे, रॉयल्टी और मिक्स इनकम, रहने दो, जीरो करेंगे उनको, तो मैं वही मेथड लगा रहा हूँ। इनकम मेथड लगाते हुए हमने क्या निकाला, एनटीपी एट एफसी, जिसमें सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम यूज करेंगे। डन। सीओई की वैल्यू चेक कीजिए बेटा, इसमें कितनी दे रखी है, फर्स्ट एलिमेंट है 800,
ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट दे रखा है 150, रेंट के बाद रॉयल्टी है नहीं तो आप जीरो कर लो, ब्रैकेट में लिख लेना सब्शन में। देन इंटरेस्ट दे रखा है 100 और प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 200 के, प्लस मिक्सिंग इनकम भी नहीं है तो जीरो मान दे। ये हो गया बेटा 1250। ये क्या है एनडीपी एट एफसी, बट हमें क्या निकालना था जीडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एफसी पे जाना है बेटा। नेट से ग्रोस क्या होता है, नेट से ग्रोस तो माइनस उधर जाएगा तो दिस विल बिकम प्लस डेप्रिसिएशन। तो 1250 प्लस डेप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, ये वो ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसको यूज करेंगे सिर्फ इस साइड में। अब मैं क्वेश्चन में देखूं तो जो जो मेरी वैल्यू यूज हो रही है उसको टिक करना। कंपेंसेशन हो गया, रेंट हो गया, जीडीसीएफ बच गया तो साइड में करेंगे। जीडीसीएफ दे रखा है और रेंट हो गया, एनआईटी देखेंगे अभी, प्रॉफिट्स हो गया, रिडक्शन टू स्टॉक क्यों दे रखा है, तो जीडीसीएफ के दो पार्ट्स, एक चेंज इन स्टॉक और एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। अब जीडीसीएफ की वैल्यू हो गई 300, रिडक्शन टू स्टॉक -50 दे रखा है। मैंने अभी समझाया था अगर रिडक्शन टू स्टॉक होता है तो हम उसके आगे एक और माइनस लगाते हैं। अब ये -50 ऑलरेडी दे रखा है, एक और माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ -50। रिडक्शन टू स्टॉक की वजह से माइनस और वैल्यूज की थी माइनस तो माइनस माइनस 50 हो जाएगा। फिर उसके अलावा आपको बेटा एनडीसीएफ दे रखा है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको एनएफसीएफ करेंगे बेटा। एनएफसीएफ का मतलब ये हुआ, अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे ही प्रिंटिंग एरर है बट अभी जो क्वेश्चन उसी के बेसिस पे करते हैं। आपको बेटा जीडीसीएफ के बाद सीधा एनडीसीएफ दे रखा है तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, सब पार्ट्स में नहीं चलते। तो आपको एनडीसीएफ दे रखा है, प्लस क्या होगा स्टेट डेप्रिसिएशन, तो ये 200 हो गया। बैलेंसिंग फिगर से डेप्रिसिएशन कितनी निकल आएगी 100। तो इनकेस आपको नहीं दे रखी होती तो आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को जीरो जीरो करते हैं। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया ये वाला, एनएफसीएफ होगा बट चलो जैसे क्वेश्चन है वैसे सोल्व करेंगे। अगर सपोज ये एनएफसीएफ होता तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था जीएफसीएफ उसके भी दो पार्ट्स बन जाते हैं, एनएफसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान से करना। फिलहाल ऐसे ही है तो ऐसे ही करते हैं, डेप्रिसिएशन 100 है, ऐड किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1350 सीआर। बस, तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला। अब ये निकालते हैं तो फॉर्मूले में देखो बेटा, हमें जीएनपी एट एमपी और दे रखा है, ये हमारे पास है ऑलरेडी जीडीपी एट एफसी। ग्रोस से डोमेस्टिक से नेशनल क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए माइनस एनएफआई उधर जाके प्लस एनएफआई, लास्ट एफसी से एमपी के लिए प्लस एनआईटी। जीडीपी एट एफसी आपको गिवन था 1350, एनएफआई हमें पता ही नहीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्योंकि टू तो हमें निकालना है, फ्रॉम दे रखा है वो भी करते हैं। एनआईटी की वैल्यू 120 दे रखी है और जीएनपी एट एमपी इज 1400। डन, बस इसको सिंपलीफाई करते हैं ना, फ्रॉम आपको गिवन है 60 का तो मैं एनएफआई को यहीं पे लिख लेता हूँ, फ्रॉम -2 सोल्व करते हैं। 1350 माइनस किया तो 50 और 120 और ले गए, यहाँ पे बचा है फ्रॉम की वैल्यू 60 -2 इधर आया तो +2, ये -70 उधर प्लस चला गया तो 60 + 70 कितना आ गया बेटा 130 करोड़। तो मेरा सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस नेशनल इनकम। होपफुली क्लियर है आपको। इसमें दो मेथड्स के ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ना रिपीटेटिव बेसिस पे आते हैं, बट अगर आपने कंसेप्ट्स को इनमें समझा है तो आप इसे 80% और 90% ऑफ द क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। रेस्ट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस कि आप कितना उनको स्ट्रांगली प्रैक्टिस कर रहे हो एंड वर्किंग ऑन योर कंसेप्ट्स। माइंड माय वर्ड्स, एक बार ही की हुई नेशनल इनकम लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी तब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आएगी और उसके बाद भी आप इसको कहीं ना कहीं वाइजली यूज करोगे तो ये यूटिलाइज हो जाएगी। दीज वर डिटेल्ड 2 मेथड्स। एक मेथड ऑडियो है विच इज वैल्यू एडेड, मैं उसको अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ बट वीडियो लॉन्गेट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है और उसका एक मेरे को सेपरेट क्वेश्चन कराना है इंश्योर करके। ठीक है, उसके बाद टाइम बचेगा तो आई टेक 1 और 2 और टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स, तो उस वीडियो में माइंड अप करते हैं। बट तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि आप एडीएस के नोट्स और उन सबको भी समझ पाए इसलिए क्या उसके कंसेप्ट्स और उसके अंदर क्या है, बिकॉज इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस वी विल बी टेकिंग अप एडीएस और उसके बाद वी विल बी डूइंग बीओपी एफईआर, गवर्नमेंट बजट एंड मनी बैंकिंग एज वेल।
उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे मूव करते हैं, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग टेक केयर, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, हैव अ गुड स्लीप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय।